स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। इसके पहले कि हमने कक्षाओं में जो भी संचार जिसे प्रायः कम्युनिकेशन कहा जाता है उस पे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। बातचीत देखा जाए तो न तो विस्तृत रूप से है न ही संक्षेप में है, यानी कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा की दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए उस पे हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम्युनिकेशन प्राय जो भी छात्र यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अवसर के रूप में, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वह सीमित है और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना अन्य इकाइयों के सापेक्ष देखा जाए तो इसमें थोड़ा आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कम समय में चाहें तो अपने जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उन 5 प्रश्नों में से संभवतः पांचों प्रश्न का सही, यानी कि पांचों प्रश्न का सही जवाब देने की अपनी सामर्थ्य को विकसित कर सकते हैं। यह विकास की प्रक्रिया देखा जाए तो प्राय रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान ही संभव है। तो इसके पहले की कक्षाओं में हमने देखे कि उसमें कम्युनिकेशन के जो भी तौर तरीके, जिसमें लीनियर मॉडल से लेकर इंटरेक्टिव मॉडल के बीच हम लोग चर्चा किए। उसके बाद जो लीनियर मॉडल है उसमें कौन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के माध्यम से दिया गया, चाहे वो अरस्तु हो, बोलस हो या वियर्स हो, उन सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से अपनी बात की है। इस कक्षाओं में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जब संचार आपस में किया जाता है, यानी कि जब कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह से किया जाता है तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं से संबंधित प्रश्न बारंबार पूछे जा रहे हैं। उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए और परीक्षा में जो भी प्रश्न उन बाधाओं से पूछे जा रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे। आइए विलम्ब न करते हुए हम अपनी आज की कक्षाओं को सुचार करें और इस स्टेप बाय स्टेप में अपनी बातचीत रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है जिसे संचार का बाधा कहा जाता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि संचार में वह कौन से तरीके हैं जो आपस में बातचीत किया जा रहा है, लेकिन जो हम संदेश यानी कि जो भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं वास्तविक, यानी कि जो भी कुछ हम कहना चाह रहे हैं श्रोता जो सुन रहे हैं, यानी कि जो भी सुनना चाह रहे हैं उसमें किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है उसे हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि सरल एवं आसान शब्दों में कहा जाए तो वक्ता के दौरान, यानी कि वक्ता जो भी कुछ कह रहा है यह श्रोता उसको समझ नहीं पा रहे हैं और समझने में समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही है तो उसे कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक करके उस पर बात करेंगे कि किसके दौरान कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पहले नंबर पे स्टेप 1 जिसे प्राय भाषा अवरोध कहा जाता है। स्टेप 1 पे देखेंगे कि जिससे प्राय भाषा अवरोध कहा जाता है, जिसे प्राय लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है। यानी कि भाषा के माध्यम से, जैसे अगर हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उस भाषा में दोषपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्राय कभी लोग कहा जाए या जो भी देखा जाए सभ्य, यानी कि जो प्राय बोलचाल की भाषाओं में देखा जाए तो क्लिश शब्द का कुछ विद्वान प्रयोग करते हैं जो आम जन के समझ से परे होता है, यानी कि उस भाषा का प्रयोग वह सहज रूप में नहीं करते, इसलिए उस भाषा की समझ से वह परे होते हैं, इसलिए भाषा से संबंधित जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उसे लैंग्वेज बिहेवियर के नाम से, यानी कि लैंग्वेज अवरोध के नाम से जानते हैं। पुनः स्पष्ट कर दें कि भाषा में अगर हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अनुचित अनुवाद हो या शब्द जाल हो या इसके दौरान तो जो भी कुछ भाषाएं उत्पन्न हो रही, जो यानी कि जो भी हम कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन श्रोता तक उस भाषा में जो हम संप्रेषण कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें जिस समाज में वहाँ जो भी श्रोता है वह इंग्लिश भाषा का प्रयोग, यानी कि इंग्लिश भाषा को वह समझते न हो तो वह जो संप्रेषण होगा उसे लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानेंगे, यानी कि भाषाई अवरोध कहा जाता है। अब स्टेप 2 पे हम बात करेंगे जिसे प्राय इमोशनल या फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे
क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होना शुरू होगा, तो इसे हम कहते हैं इमोशनल या फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। जैसे इमोशनल और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब ये है कि जिसे हम भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं, जिससे हम भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं। यानी कि प्रायः देखा जाता है कि जब आलोचक किसी साहित्य या किसी अन्य विधाओं की रचना करते हैं तो कभी अपने भावनाओं के माध्यम से वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन जब भी आलोचक कुछ भी रचनाओं का आलोचना या क्रिटिसाइज करते तो वह अपनी भावनाओं के माध्यम से या पूर्व के जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किए उसके माध्यम से वह कभी जो वास्तविक कुछ कहना चाहता था उसके सापेक्ष या कुछ अपना और सिद्धांत दे देते हैं। पुनः एक बार समझेंगे इमोशनल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। इमोशनल यानी कि यह कोई भी व्यक्ति है जो भावनाओं से संबंधित बाधा उत्पन्न होती उसे हम प्राय इमोशनल कहते हैं। इसका अच्छा प्रयोग हम देखते हैं कि जब भी कोई आलोचक किसी कृति का आलोचना करता है तो वह कवि या जो भी लेखक है वह अपने कहानी उपन्यास या नाटक के माध्यम से वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन जो भी आलोचक है वह अपने भावनाओं के माध्यम से या पूर्व जो ज्ञान जिसे प्राय कहा जाए पूर्व कल्पित धारणा है उसके वशीभूत में आकर उस रचनाओं का जो वास्तविक संदर्भ होना चाहिए उसके सापेक्ष वह दूसरा सिद्धांत दे देता है, जिसे प्राय इमोशनल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर से आशय है कि अगर हम कहीं पे अपना वक्तव्य कर रहे हैं यानी कि कहीं पे हम अपनी बात को रख रहे हैं लेकिन वहाँ मूल रूप से जो बात रखनी चाहिए यानी कि जो भाषा हमारी होनी चाहिए उसकी अभिव्यक्ति खराब है और वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में शोर उत्पन्न हो रहा है। यानी कि फिजिकल बिहेवियर उससे कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाह रहा है लेकिन वह बात को स्पष्ट रूप में न रखकर वह भाषा की जो अभिव्यक्ति है जिसे प्रायः भाषा वैज्ञानिक के भाषा में कहा जाता है कि मनुष्य अपनी भाषाओं को स्पष्ट रूप से वह श्रोता के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे हम प्रायः फिजिकल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रायः नॉइस के नाम से भी कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से अगर कोई अध्यापक है उन्हें हो सकता है कि विषय का ज्ञान हो, साक्षरता दर ऊंच हो, लेकिन जो भाषा यानी कि जो भी कुछ कहने की शैली है उसमें जो भाषा का अवरोह या तादाम्य है उसको वह कक्षाओं में स्थापित करने में यह वह सफल नहीं है तो उसे हम प्रायः फिजिकल बिहेवियर के नाम से भी कहते हैं। इस प्रकार के अध्यापक हर विश्वविद्यालय या हर स्कूलों में हमें देखने को मिल जाते हैं कि जो भाषा से संबंधित अभिव्यक्ति यानी कि जिससे अभिव्यक्त करना चाहिए वह स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते, उसे हम फिजिकल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। कल्चर बिहेवियर यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जैसे जब दो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग एक पास आए हों और दोनों लोगों का जो मूल्य एवं सिद्धांत एवं सांस्कृतिक पहचान अलग अलग हो तो उस विचार को अगर हम ध्यान में न रखकर अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सांस्कृतिक बिहेवियर उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक बिहेवियर यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे देखा जाए कि अगर भारतीय प्रायः किसी यूरोपीय देश में जाकर वहाँ पे भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में कुछ बात करें तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोग यूरोपीय देश के लोग हैं वह बात यानी कि वह चीज़ वास्तविक जो वक्ता कह रहा है उसको यथार्थ रूप से वह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसे प्रायः हम कल्चर बिहेवियर यानी कि सांस्कृतिक बाधाओं के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हों
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तब उत्पन्न होता है कि जब विभिन्न प्रकार के जो भी कर्मचारी हों और उनके बीच अगर किसी बात को लेके आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन सबकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है और सबकी जो मानसिक स्तर या जिसे प्रायः ज्ञान की शाखा के रूप में कहा जाता, उनकी शाखाएं अलग अलग हैं। इसके कारण जो संगठन के बीच में प्रायः जो भी भाषा से संबंधित बाधाएं उत्पन्न होती, जिसके परिणाम स्वरूप जो वास्तविक यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप जो संगठन किसी लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता था लेकिन वह असफल हो जाता, इसे हम प्रायः ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि संगठनात्मक बाधाएं जिसे कहते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी बिहेवियर, यानी कि जब भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम कर रहे हैं लेकिन उस प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि हो सकता है कि AI जो इस समय बना है उसका अगर हम प्रयोग करके जो भी अपनी बात को कहना चाहिए वह स्पष्ट रूप से कह सकते थे, लेकिन उसका प्रयोग विफल हो गया, जिसके वजह से देखा जाए तो तकनीकी बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई और जो भी हमें कुछ कहना था वह स्पष्ट रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बाधाएं उत्पन्न होने तक वह बात स्पष्ट रूप से कही न जा सकी। यानी कि इसका अच्छा उदाहरण दे कि अगर मास मीडिया के माध्यम से हमें बहुत से बड़े लोगों को संबोधित करना है लेकिन जो वक्ता है वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहा है, उसको मास मीडिया के माध्यम से उसकी वक्ता की बात को रिकॉर्ड की जाती, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह जो बात कह रहा उसको यथार्थ रूप में वह संप्रेषित नहीं कर पाती, तो उसे हम टेक्निकल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल या पर्सनल बाधाएं, जिसे पर्सनल बाधाओं के रूप में उसे कहा जाता है कि हो सकता है कि जो प्राप्तकर्ता है यानी कि जो संदेश दे रहा है उसका सेहत खराब हो या वह डरा हो, या यह भी हो सकता है कि जो प्राप्तकर्ता या जो संदेश को प्राप्त करे उसका सेहत खराब हो या शारीरिक गतिविधियां स्वास्थ्य संबंधी सेहत खराब हो, वह आपस में सहमा और डरा हो। इसकी वजह से पर्सनल बाधाएं उत्पन्न होती हैं खराब स्वास्थ्य होने की वजह से, जैसे बुखार, डर या भय की वजह से प्रायः वक्ता वास्तविक जो कुछ कहना चाहिए उसे न कहकर वह अपनी भाषा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इस प्रकार की जब समस्याएं उत्पन्न होती उसे प्रायः पर्सनल बाधाएं कहते हैं। सिस्टमेटिक बाधाएं उसे कहते हैं कि प्रायः देखा जाए हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उस शब्द का प्रयोग करने के उपरांत यानी कि प्रायः इस प्रकार की बाधाएं कविता यानी कि कवि की कविताओं में देखने का प्रयोग होता है कि कवि अपनी कविता के माध्यम से नई अभिव्यंजना व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जनमानस या लोग आपस में उन शब्दों को समझने में समस्याएं उत्पन्न होती, उसे हम प्रायः सिस्टमेटिक बाधाओं के रूप में जानते हैं। यानी कि ऐसे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर देना जिससे भाषा से संबंधित जो भी बाधाएं उत्पन्न होती उसे हम प्रायः सिस्टमेटिक बाधाओं के रूप में जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।